दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही वायलेंट और विवादित फिल्म बकासुरन के बारे में। इस फिल्म को लेकर इंटरनेट में काफी बवाल हो चुका है। आज की ये दहशत भरी कहानी है तमिलनाडु की। कहानी के शुरू में हम लोग देखते हैं एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में एक कार आके रुकती है। उससे एक आदमी और एक लड़की निकलते हैं। वो आदमी उसे लेके एक गोडाउन में जाता है। वो एक कॉलेज का प्रोफेसर था। उधर जाके वो लड़की को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। वो लड़की बहुत डर रही थी कि कोई देख लेगा। वो आदमी बोलता है ये सुनसान जगह में कोई नहीं आएगा। वो बहुत बार लड़की लेके इधर आया है। और तब हम देखते हैं उधर कोई आ रहा है। वो लड़की कपड़े उतारने जाती है। तब दरवाजे में कोई नॉक करता है। प्रोफेसर घबरा जाता है। दरवाजा खोल के देखता है एक आदमी खड़ा है। वो प्रोफेसर पूछता है कौन हो तुम, इधर क्या चाहिए। वो आदमी बोलता है उसका नाम भीमारासु है और वो कद्दलूर से है। ये सुन के प्रोफेसर बहुत ही डर जाता है और उसे एक लकड़ी की पाटरा लेके मारता है। भीमारासु के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। वो फिर प्रोफेसर को मारना शुरू करता है और उस लड़की को उधर से चले जाने के लिए बोलता है। वो प्रोफेसर को भीमारासु इधर उधर फेंक के मार रहा था। प्रोफेसर भागने की कोशिश करता है लेकिन भीमारासु साक्षात एक यमदूत था। वो उसका सर इलेक्ट्रिक पोस्ट में मार के बेहोश कर देता है और फिर उस सुनसान जगह पे बैठ के उसका होश आने के लिए वेट करता है। जैसे ही प्रोफेसर का होश आता है भीमा एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है और फिर उसका एक टांग खींच के दो जांघा अलग कर देता है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे भीम ने जरासंध का वध किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़े शिव मंदिर में पूजा हो रही है और भीमारासु उधर आरती कर रहा है। दरअसल वो इस मंदिर में रहता है, शिव की पूजा करता है और प्रसाद से उसका पेट भर जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे एक क्राइम सीन पे। एक बंगलो पे एक हाउसवाइफ की मर्डर हुई है। इंस्पेक्टर को पति के ऊपर पूरा शक है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। और डिटेक्टिव अरुल मुझी वर्मन को बुलाती है। अरुल एक रिटायर्ड आर्मी मेजर है। वो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है और एक फेमस यूट्यूबर भी है। पुलिस स्पेशल केस में उसका हेल्प लेती है। इंस्पेक्टर बोलती है सीसीटीवी फुटेज में दिखा गया हस्बैंड सुबह घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। वो घर वापस नहीं आए और दरवाजा भी अंदर से बंद था। उस औरत की सर फोड़ के गोली निकल गई लेकिन घर में गोली का कोई निशान नहीं है। उसका पति कुछ दिन पहले ऑनलाइन से गन खरीदा था लेकिन उसने ही मारा ऐसी कोई सबूत नहीं है। अरुण सब कुछ देख के बताता है गोली खिड़की की बाहर से चलाई गई थी और वो गोली सर फोड़ के पीछे दरवाजे की की होल पे घुस गई थी। ये गोली उसी गन की है और हस्बैंड के खिलाफ सख्त प्रूफ है। इधर मंदिर में एक औरत एक साधु को अमावस के दिन दोपहर में खाने के लिए आमंत्रण देती है। भीमारासु उसके सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं वो भी भोजन करना चाहते हैं एक दिन उसके घर। वो औरत बोलती है वो उनको जरूर बुलाएगी अगले अमावस के दिन। इधर अरुल जब अपनी YouTube चैनल पे क्राइम स्टोरी के बारे में बोल रहा था तब उसको खबर मिलती है कि उसका भतीजी ने आत्महत्या कर ली। वो तभी दौड़ के गाँव में बड़े भाई के घर जाते हैं। भैया और भाभी बोलते हैं उसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो इस रिश्ते से शायद नाखुश थी। उन लोगों को और कुछ पता नहीं। उसकी भतीजी अरुल का भी काफी करीब थी और उसकी मौत से उसे भारी सदमा पहुंचता है। उधर भीमारासु एक पॉलिटिकल फंक्शन में जाता है। वहाँ पे मिस्टर नटराजन भाषण दे रहे थे। वो गरीब लोगों की काफी मदद करते हैं और औरतों के ऊपर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनका एक बड़ा टी एस्टेट है। भीमारासु को काम की तलाश है। वो काम के लिए उनके ड्राइवर रवि के पास आता रहता है कि शायद उसे टी एस्टेट में नौकरी मिल जाए। रवि उसे बोलता है संडे उसका घर आने के लिए। वो कैसा साफ सफाई करता है वो सब देख के मिस्टर नटराजन से बात करेगा। इधर अरुल की भाई अरुल से मिलने आता है। वो बताता है पुलिस ने केस बंद कर दी। अरुल के पूछने पर वो बताता है उसकी बेटी पिछले 6 महीने से बहुत मायूस थी और किसी से बात नहीं करती थी। वो उसका बेटी का फोन अरुल को देता है। वो फोन लॉक्ड है। अरुल उसे ठीक करके देगा तो वो अपनी छोटी बेटी को वो फोन दे देगा। अरुल उसे ऑन करता है। उसे बैकअप से उस फोन की व्हाट्सएप मैसेज और मीडिया फाइल्स मिलती है और वो सब देख के वो शॉक्ड हो जाता है। भीमारासु एक बाजार में जाता है। उधर एक सेक्सी लुकिंग औरत मछली खरीद रही थी। भीमारासु उसे घूर रहा था और उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो औरत उसको धमकाती है और बाजार केयर टेकर उसे निकाल देता है। अरुल अपनी भतीजी की फोन लेके पुलिस के पास जाता है। वो फोन में एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज था जिसमें अरुल की भतीजी रम्या को किसी आदमी ने धमकी दी थी कि शादी के बाद भी रम्या को ये धंधा करनी पड़ेगी नहीं तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा। अरुल और पुलिस ऑफिसर समझ गए थे रम्या प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में फंस चुकी थी और इस धमकी की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अरुल अब पुलिस से परमिशन लेके इस गैंग को ढूंढना शुरू करता है। रम्या के फोन से एक क्लाइंट की एड्रेस मिलती है। अरुल अपना असिस्टेंट गुना को लेके वो क्लाइंट मिस्टर नेल्सन के घर जाता है। वो पहले कुछ नहीं बताना चाह रहा था पर अरुल जब बोलता है उसका
बीवी को वो सब बता देगा कि घर में वो छुप के लड़की लेके आता है। तब वो बोलता है उसने एक डेटिंग ऐप टोकांटो पे रजिस्टर किया था और उधर से उसने रम्या की फोटो देख के सिलेक्ट किया था, लेकिन उस दिन रम्या नहीं आई, उसके बदले और कोई लड़की आई थी। अरुल के कहने पर नेल्सन उस दलाल को फोन करके बोलता है कि उसका फ्रेंड को एक लड़की चाहिए और वो फ्रेंड स्पॉट में जाके लड़की सिलेक्ट करेगा। वो दलाल उसे एक एड्रेस देता है। अरुल गोनी और लेडी इंस्पेक्टर को लेके उधर पहुंचता है। गोनी को अरुल कस्टमर बना के उधर भेजता है। उसे एक रिमोट माइक्रोफोन देता है। गोनी बहुत डर रहा था। वो उधर जाके देखता है एक लेडीज टेलर की दुकान है और उस टेलर ही दलाल था। गोनी नेल्सन की नाम बताने से वो उसे लेके अंदर जाता है। उधर सब लड़कियां सिलाई की मशीन लेके बैठी थी। गोनी उधर से एक लड़की चूज करता है। वो दलाल गोनी को और उस लड़की को लेके उधर कॉम्प्लेक्स में एक कमरे में जाता है। गोनी अपना मोबाइल की कैमरा ऑन रखता है। वो लड़की जैसे ही अपने कपड़े उतारने जाती है, गोनी माइक पे एक कोड वर्ड बोल के उधर से भाग जाता है और तभी अरुल और इंस्पेक्टर बाकी फोर्स लेके उधर रेड डालते हैं। वो दलाल और लड़की लोगों को थाने पे लाया जाता है। लड़कियों को पूछताछ करने से पता चलता है ये सब हालत के शिकार होके अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। दलाल ने कोई जोर नहीं किया है इनके ऊपर। इंस्पेक्टर उन लड़कियों को गवर्नमेंट होम में भेजती है। दलाल का नाम था कूल राजा। अरुल उसे रम्या के फोटो दिखाते ही वो पहचान जाता है और बोलता है ये तो मर गई है कुछ दिन पहले। अरुल उसे वो ऑडियो मैसेज सुनाता है जिसमें रम्या को धमकी दी गई थी। राजा बोलता है ये वॉइस उसने कभी नहीं सुना, ये कोई अपार लेवल की आदमी की होगी। इन लोगों का बिजनेस चेन पूरा स्टेट में है। वो टोकांटो ऐप पे रजिस्टर करता है, उधर लड़की का फोटो देख के सिलेक्ट करता है। उसके बाद उस एरिया की दलाल को नोटिफिकेशन आती है और वो क्लाइंट की एड्रेस पे लड़की भेजता है। क्लाइंट से पैसा मिलता है, कुछ वो और लड़कियां रखते हैं, बाकी पूरा महीने का कमाई एक आदमी आके लेके जाता है। रम्या के बारे में जानकारी चाहिए तो एक लड़की दे सकती है, उसकी नाम है श्वेता। उसकी रेट बहुत हाई है। अरुल टोकांटो ऐप में रजिस्टर करके श्वेता को बुक करता है। इधर भीमारासु फिर वो औरत जिसकी नाम है सुंदरी उसके घर के सामने घूमता है। सुंदरी उसे देखते ही चिढ़ जाती है। भीमारासु बोलता है वो कभी किसी लड़की के साथ सोया नहीं है, उसे एक यंग लड़की के साथ सोना है। दरअसल सुंदरी भी एक प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस चलाती है। सुंदरी उसे भिखारी समझ के भगा देती है। इधर वो लेडी इंस्पेक्टर आके अरुल को बोलती है कि उसकी ट्रांसफर हो गई है और उसको डिमोट कर दिया गया है क्योंकि उसने ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की पर्दाफाश किया था। इस रैकेट में अपर लेवल के काफी सारे लोग इन्वॉल्व है और अभी अरुल को भी सावधान रहना चाहिए। मंदिर में भीमारासु को वो औरत अगले अमावस के दिन खाने के लिए निमंत्रण देती है। अरुल कूल राजा को लेके श्वेता से मिलने जाता है। वो एक शूट में आइटम नंबर कर रही थी। श्वेता अरुल को बताती है रम्या को इस धंधे में लाया उसकी बॉयफ्रेंड ने। रम्या कॉलेज के सामने एक जेरोक्स शॉप में उससे मिली थी। दोनों में कुछ दिनों में काफी गहरा रिश्ता हो गया। वो लड़का बोलता है वो रम्या से शादी करना चाहता है लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है और कोई फ्यूचर भी नहीं है। वो रम्या को ऑनलाइन स्ट्रिपटीज करने के लिए बोलता है। रम्या सीधा मना कर देती है लेकिन वो लड़का उसे इमोशनल प्रेशर डाल के और झूठ बोल के उसे मना लेता है। स्ट्रिपटीज में पैसा आना शुरू होता है और अभी वो लड़का उसका वीडियो ऑनलाइन डेटिंग ऐप में डाल देता है। अब उधर से बहुत ऑफर आती है। रम्या को उसमें उतर नहीं पड़ा, नहीं तो वो लड़का वो स्ट्रिपटीज के सारे वीडियो नेट में डाल देने की धमकी देता है। उसकी शादी तैयार हो जाने के बाद वो ये सब छोड़ना चाहती थी लेकिन वो लोग धमकी देता है कि उसको शादी के बाद भी ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो उसका सारे वीडियो वो लोग वायरल कर देगा। उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रम्या की फोन पे वो वॉइस सुन के श्वेता बोलती है ये आवाज कुरविला बोल के एक आदमी की है, वो कभी किसी के सामने नहीं आता है। इधर भीमारासु अमावस के दिन उस औरत के घर खाना खा रहा था। उसकी पति एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो घर आके भीमारासु को खाते देख के चिढ़ जाता है। अपनी पत्नी को डांट के बोलता है वो क्यों मंदिर से ऐसे भिखारियों को खाने के लिए बुलाती है। उसका पत्नी और बेटी दोनों ही बोलती है उसको चुपचाप खाने देने के लिए। वो भीमारासु को गाली देके पूछता है कहाँ से आया तू। भीमारासु बोलता है कड्डलोर से, थियागावल्ली विलेज से। ये सुन के वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही परेशान हो जाता है। वो पूछता है इधर कैसे आया है। भीमारासु बोलता है तुम्हारा भाग में यही लिखा था। फिर उठ के हाथ धोने चला जाता है। वो आदमी बहुत ही डर चुका था। अपने गले में एक सोने की चेन हाथ में पकड़ के उसे कुछ याद आती है। भीमारासु अंदर जाके उसकी बीवी और बेटी से बात करता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। अंदर उसका बीवी बताती है उसका पति बहुत ही बुरा इंसान है। भीमारासु बोलता है उसका पाप का घड़ा भर चुका है। इधर वो आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। भीमारासु दरवाजा खोल के आता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है और उसके मुंह पे सैफरन कपड़ा फेंक के उसका मुंह बांध के उसे बुरी तरह मारना शुरू करता है। उसका सर पानी में डुबो के टॉर्चर करता है और फिर एक डंबल से उसका छाती में मार मार के उसे बेरहमी से खत्म करता है, बिल्कुल उस तरह जैसे भीम ने जटासुरन का वध किया था। और फिर भीमारासु उसका गले से वो सोने की चेन निकाल लेता है। इधर अरुल के पास एक ही रास्ता बचा था। दलाल कूल राजा जिस दिन पूरे महीने की कलेक्शन मनी हैंड ओवर करता है बॉस के आदमी को, उस दिन उधर वो दोनों वेट करते हैं। एक आदमी
अपनी बाइक में आकर पैसा लेके जाता है। अरुल और गुना उसे फॉलो करता है। वो आदमी और 2-3 जगह से पैसा उठाता है। फिर वो एक मार्केट में आकर एक फर्जी एम्प्लॉयमेंट सेंटर के अंदर चला जाता है। अरुल को समझ आ गया था यही उनका डेन है। वो गुना को बोलता है इंटरनेट की केबल काटने के लिए। भीमारासु एक लेडीज हॉस्टल में आता है। उधर वो औरत सुंदरी वार्डन है, लेकिन हॉस्टल की कुछ लड़कियों को वो प्रोस्टिट्यूशन की जाल में फंसा चुकी है। भीमारासु को देखते ही वो चिढ़ जाती है और पुलिस को फोन करने जाती है। भीमारासु बोलता है वो जानता है सुंदरी का क्या धंधा है, वो भी पुलिस को बता सकता है। सुंदरी थोड़ा डर जाती है। भीमारासु बोलता है उसे एक वर्जिन लड़की चाहिए सोने के लिए और वो 20,000 रुपए एडवांस भी करता है। सुंदरी बोलती है कल सुबह 10 बजे उसके घर आने के लिए। अरुल और गुना वो फर्जी एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जाते हैं। फिर वो दोनों उधर घुसते हैं। अरुल जाके कंप्यूटर में बैठ के लेडी को बोलते हैं वो इंटरनेट सर्विस सेंटर से आया है इंटरनेट लाइन ठीक करने के लिए। उनको इस बिल्डिंग से फोन किया गया था और वो मोडेम और सर्वर रूम चेक करना चाहता है। वो लेडी कुछ शक नहीं करती है और हट जाती है। गुना सर्वर रूम में जाता है और लेडी जाते ही अरुल कंप्यूटर पे बैठ के चेक करता है और उसे उधर सब कॉल गर्ल्स की अश्लील वीडियोस मिलते हैं। ये लोग छुप के क्लाइंट के साथ लड़कियों का वीडियो बना के रखते थे उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए। उसमें रमिया की भी वीडियो थी। अरुल वो हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट करके अपनी बैग में रखता है और तभी उधर की गुंडे लोग उस पर हमला करता है। उन लोगों की लीडर की वॉइस सुन के अरुल समझ जाता है वही फोन वाला आदमी है पुरुविल्ला। मेजर अरुल वर्मन एक मार्शल आर्ट फाइटर है और वो अपनी भतीजी रमिया की मौत की बदला भी लेना चाहता था। वो उन लोगों को बुरी तरह मारना शुरू करता है। गुना के हाथ में हार्ड डिस्क का बैग सौंप देता है। हाथ के पास जो भी मिलता है उससे वो उन लोगों को मार के ढेर कर देता है और गुना को लेकर उधर से निकल के पुलिस को खबर कर देते हैं। भीमारासु अगले दिन सुबह एक थैला लेके सुंदरी के घर जाता है। सुंदरी उसका ड्रेस देख के चिढ़ जाती है और प्रिया बोल के एक लड़की के साथ उसे अंदर भेजती है और खुद बाहर आके सिगरेट पीती है। थोड़ी ही देर में वो लड़की बहुत परेशान होके बाहर निकलती है। सुंदरी को बताती है वो आदमी ऐसी चीजें करने के लिए बोल रहा है जो उससे नहीं होगी। सुंदरी उसे अंदर लेके जाती है। भीमारासु बोलता है उसने पूरा पैसा दिया है, अगर उस लड़की से नहीं होगी तो सुंदरी भी चलेगी। सुंदरी प्रोफेशनल थी। वो लड़की को बोलती है बाहर पहरा देने के लिए। वो लड़की बाहर आके बहुत टेंशन में वेट करती है और कुछ देर में भीमारासु बाहर निकलता है सुंदरी की सनग्लास पहन के। वो लड़की को बोलता है अब तुम घर चले जाओ और दोबारा ये सब मत करो, इसको मैं देखता हूँ। लड़की उसे प्रणाम करके चली जाती है। भीमारासु अपनी थैला से एक लंबा नाइफ निकलता है। अंदर जाते ही हम लोग देखते हैं वो सुंदरी को उल्टा लटका के रखा है। वो गिड़गिड़ाती है उसे छोड़ने के लिए। भीमारासु बोलता है उस जैसी शैतान औरत को जीने का कोई हक नहीं है और वो चाकू से धीरे धीरे आराम से उसका गला काटता है। अरुल को डीएसपी अपनी बंगलो पे बुलाता है और उसे वो हार्ड डिस्क मांगता है। अरुल बोलता है वो फर्जी सेंटर से पुलिस ने जितने लोगों को पकड़ा है किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं किया है। पुलिस जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करती है वो हार्ड डिस्क पुलिस को नहीं देगा। डीएसपी बोलता है बिना सबूत के पुलिस कोई एफआईआर नहीं कर सकती। अरुल को अपनी भैया और भाभी से बात करना चाहिए ताकि वो लोग एफआईआर करे अपनी बेटी की मौत के लिए। फाइनली अरुल अपने भैया और भाभी से जाके बात करता है। रमिया की सच बताता है और अर्ज करता है ताकि वो लोग पुलिस में जाके एफआईआर करे। वो लोग अपनी बेटी का सच जान के टूट जाते हैं। अरुल को भाभी रोते हुए बोलती है वो लोग नहीं चाहते लोग उनकी मरी हुई बेटी के कैरेक्टर के बारे में खराब बातें करे। अरुल को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो अब इंटरनेट में ऐसी केसेस ढूंढना शुरू करता है जहाँ पे कोई ऐसी लड़की की पिता या माता ने एफआईआर किया हो ताकि वो एफआईआर की मदद से और उसकी हार्ड डिस्क की एविडेंस से उन लोगों को पकड़ा जाए और उसे ऐसी एक केस मिलती है और वो पिता था भीमारासु। इधर भीमारासु को मिस्टर नटराजन की टी एस्टेट में उनकी बंगलो पे नौकरी मिलता है। वो उधर चला जाता है। अरुल अपनी एक यूट्यूब फैन से त्यागावल्ली विलेज का पता लगाता है और चलता है भीमारासु से मिलने। उधर पहुंच के वो अपनी एक फैन के घर में रुकता है। वो भीमारासु का रिलेटिव है। भीमारासु के घर में उनके पिता थे। वो बोलते हैं भीमारासु पिछले 6 महीनों से लापता है। वो अपनी पोती दिव्या के बारे में बताते हैं। वो लोग परंपरा से फोक आर्टिस्ट है। भीमारासु एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और वो ज्यादा भीम की रोल प्ले करता है। उसका पत्नी मर गई थी दिव्या की बचपन में। भीमारासु ही उसका माँ बाप दोनों थे। दिव्या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पेरम्बलूर कॉलेज में एडमिशन लेती है। वो घर से 150 किलोमीटर दूर था। वो हॉस्टल में रहने लगी और वीकेंड में घर आती थी। 1.5 साल ऐसे ही बीत गई। सब कुछ ठीक था। फिर एक छुट्टियों में दिव्या की एक फ्रेंड एक लड़का घर आके भीमारासु और दादाजी से मिलके जाता है। वो चले जाने के बाद दिव्या बताती है वो लड़का को पसंद करती है लेकिन बाबा की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। भीमारासु बोलते हैं पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करे उसके बाद देखेंगे। और 3-4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन मिड वीक में उसके बर्थडे के अगले दिन दिव्या बहुत रोते हुए घर आती है। वो लगातार रो रही थी। सिर्फ बोलती है उसने बहुत बड़ा पाप किया है और मर जाना चाहती है। बहुत पूछने पर वो बताती है कल रात उसका दोस्त हॉस्टल में बर्थडे केक लेके आया था। दिव्या बहुत
बहुत डरी हुई थी क्योंकि लेडीज हॉस्टल में बाहर से लड़के लोगों का आना मना है। वो लड़का बोलता है उसने सिक्योरिटी गार्ड को 2000 रुपया रिश्वत दिया है। वो लोग जल्दी जल्दी केक काटते हैं। वो एक लिप किस मांग रहा था, ना चाहते हुए भी दिव्या उसे लिप किस करती है और ये वीडियो सिक्योरिटी गार्ड मोबाइल में रिकॉर्ड करता है। वो लड़का चले जाने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड दिव्या को ऑफिस रूम में बुलाता है और वो वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है। बोलता है वो वार्डन को बता देगा, उसकी बाप को भी दिखाएगा। दिव्या उसके सामने गिड़गिड़ाती है। वो फिर दिव्या की गले की सोने की चेन को निकाल लेता है और बोलता है वो किसी से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो बदमाश वार्डन को बता देता है और वो वार्डन और कोई नहीं थी बल्कि सुंदरी थी और उसके साथ वो बदमाश प्रोफेसर भी था। सुंदरी उसे वो वीडियो लेकर धमकी देती है और बोलती है वो जैसे बोलेगी दिव्या को वैसे ही करनी पड़ेगी। फिर वो उस शैतान प्रोफेसर के पास दिव्या को छोड़ के दरवाजा बंद कर देती है। वो प्रोफेसर दिव्या की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। सुंदरी ये वीडियो रिकॉर्ड करती है और आके बोलती है उसे ऐसा दूसरे मर्द के साथ भी सोना पड़ेगा और पैसा भी मिलेगा, नहीं तो ये वीडियो वो वायरल कर देगी। दिव्या डर से घर भाग जाती है। इसके बाद वो कॉलेज जाना बंद कर देती है। 2 महीने बीत जाते हैं। उसकी फाइनल एग्जाम की पहले वो बाबा को बोलती है वो फाइनल एग्जाम देना चाहती है, नहीं तो ये 2 साल बेकार हो जाएगी, उसे एडमिट कर लेना पड़ेगा। इस बार भीमारासु उसके साथ जाता है। एडमिट कार्ड लेके दोनों वापस आते हैं। भीमारासु उस शाम बाहर की गाँव में शो करने गया था। दिव्या की दादाजी थे घर में। सुबह आके भीमारासु देखता है दिव्या ने जहर खा के आत्महत्या किया है। वो लोग पुलिस को जाके सब बताते हैं। बार बार थाने की चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस उन तीनों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करती। एक बुजुर्ग कांस्टेबल की बताने से वो लोग फिर एक लॉयर पकड़ते हैं और वो लॉयर की मदद से FIR दर्ज होती है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेता और दिव्या की मौत की 6 महीने बाद भीमारासु घर से निकल जाता है। दिव्या की वर्सी होने वाली है अगले महीने। अरुल जाके वो एडवोकेट से मिलता है। वो बताता है इतनी बड़ी कॉलेज के खिलाफ कुछ भी स्टेप लेना बहुत मुश्किल है और पिछले कुछ दिनों के अंदर वो 3 एक्यूज्ड सिक्योरिटी गार्ड, प्रोफेसर और सुंदरी को किसी ने मार डाला है बहुत बेरहमी से। अरुल उस लड़के को लेकर पुलिस से पता करता है और वो तीनों की डेड बॉडी का पिक्चर का कॉपी लेता है। उन तीनों को मारने की तरीके से वो समझ जाता है महाभारत में जैसे भीम ने असुरों का वध किया था बिल्कुल उस तरीके से मारा गया है। वो उस लड़का को बताता है तुम्हारा अंकल भीमारासु ही मर्डर किया है उन तीनों का और अगला शिकार हो सकता है दिव्या की बॉयफ्रेंड। वो दोनों दिव्या की बॉयफ्रेंड को सावधान करने जाता है। वो लड़का बहुत ही टूट चुका था। वो बोलते है भीमारासु उसे नहीं बल्कि और किसी को मारेगा। जिस दिन दिव्या कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लेने, उसे ऑफिस क्लर्क बोलते है क्योंकि उसने 2 महीनों से कॉलेज में एब्सेंट थी, उसे एडमिट कार्ड लेने के लिए कॉलेज की रजिस्ट्रार मिस्टर नटराजन से बात करनी पड़ेगी। नटराजन जो बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो असल में एक बहुत ही घिनौना इंसान है और एक वुमेन हंटर है और दिव्या को धमकी देता है दिव्या को उसे खुश करना पड़ेगा, नहीं तो वो वीडियो वो पूरी कॉलेज में LED स्क्रीन पे चलाएगा। दिव्या को कॉलेज में अपनी प्राइवेट कमरे में लेके वो रेप करता है। दिव्या चुपके से मोबाइल पे नटराजन का वीडियो रिकॉर्ड करती है। बाहर भीमारासु बैठा था, उसे ये सब मालूम नहीं था। दिव्या उस रात वो वीडियो उसकी बॉयफ्रेंड को भेजती है, इसका बदला लेने के लिए बोलती है और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। दिव्या की मौत के बाद वो लड़का भीमारासु से मिलके ये सब बताता है। अब हमें ये समझ आता है क्यों भीमारासु नटराजन के पास काम ढूंढ रहा था। अरुल दिव्या की रिकॉर्ड किया हुआ नटराजन का वो फुटेज अपना YouTube चैनल में दिखाता है। चारों तरफ बवाल हो जाता है। स्टूडेंट्स नटराजन के खिलाफ मोर्चा निकालता है। नटराजन के लॉयर्स बोलते हैं नटराजन को कुछ दिनों के लिए सिटी से बाहर चले जाना चाहिए। नटराजन अपना टी एस्टेट में जाता है। उधर भीमारासु उसके लिए वेट कर रहा था। नटराजन के लॉयर्स अरुल के अगेंस्ट डिफेमेशन केस करते हैं। जज बोलते हैं अगले 30 दिन के अंदर अरुल FIR कॉपी और बाकी सबूत कोर्ट में पेश करे। नटराजन वापस शहर में लौटने वाला है। एक खबर मिलते ही भीमारासु समझ जाता है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो नटराजन के कमरे की ओर चलता है। उसके बॉडीगार्ड्स पूछते हैं तो वो बोलता है तुम्हारे बॉस को मारने जा रहा हूँ। वो लोग भीमारासु के ऊपर हमला करता है। भीमारासु सबको बुरी तरह पीट के नटराजन के पीछे जाता है। वो डर के बाथरूम में छुपा हुआ था। भीमारासु उसे चाकू से बेरहमी से बार बार मार के खत्म करता है। फाइनली वो गाँव में लौटता है। उस दिन दिव्या की वार्षिक थी। अरुल जाके भीमारासु से मिलता है। वो बोलता है आपने जो किया एकदम ठीक किया। भीमारासु बोलता है उसे मालूम है उसने जो पाप किया लोगों को मार के उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, लेकिन ये मोबाइल फोन और इंटरनेट जिस तरह से बच्चों को हानि पहुंचा रही है, अरुल जाके अपनी चैनल में उसके खिलाफ जागरूकता फैलाए।